बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा तोयब। आज यकीनन नुसरत भुट्टो साहिबा जी वरसी आहे ऐं हिकिड़ी अहिड़ी ख़ातून, हिकिड़ी अहिड़ी ताक़तवर ख़ातून जंहिं पाकिस्तान जी तारीख़ में इहा शइ लिखी छॾी आहे कि को बि कंहिं बि ख़ातून खे को बि माण्हू कमज़ोर न सम्झे। इहा ख़ातून एतिरी ताक़तवर आहे पाकिस्तान जी जंहिंजी का इंतिहा न हुजे। नुसरत भुट्टो साहिबा मुश्किल तरीन दौर ॾिठा, आमिरनि जे ख़िलाफ़ु मुक़ाबिलो कयो, डिक्टेटरशिप खे अखियुनि में अखियुनि विझी करे जेको आहे जवाबु ॾिनो। नुसरत भुट्टो साहिबा जी अॼु यकीनन असां यादि ताज़ा कंदासीं ऐं हुननि जी कुर्बानियुनि खे, हुननि जी महिनत खे ऐं हुननि जी ॾिनल मैसेज खे असां अॼु प्रोग्राम में यादि कंदासीं, छो यकीनन अॼु वॾो ॾींहुं आहे, हुननि जी वरसी जो ॾींहुं आहे ऐं अॼु पाकिस्तान लाइ बि वॾो ॾींहुं आहे, छो जे करे असांखे ख़बर आहे कि नए चीफ जस्टिस जी नामज़दगी खां पोइ अॼु पहिरियों ॾींहुं हुयो। तवक़ो इहा पई कई वञे कि शायदि ॿियनि जजनि जी तरफ़ां को न को अहिड़ो मैसेज, को न को अहिड़ो तनक़ीदी बयान मतां अची वञे मंसूर अली शाह साहब जी तरफ़ां, जस्टिस मुनीब जी तरफ़ां, जेके वधीक सीनियर हुआ पर कोन ठही सघिया। पर ऑन दी अदर हैंड ईअं न थियो, सिचुएशन कंप्लीटली ऑपोज़िट रही ऐं जस्टिस याया आफ़रीदी जी मुलाक़ात बि थी, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब सां 2 दफ़ा अॼु थी आहे, मंसूर अली शाह साहब सां थी आहे, ॿियनि ऑनरेबल जजिस सां थी आहे ऐं ॿुधायो वियो आहे कि मुलाक़ातूं ख़ुशगवार रहियूं, सुठे माहौल में थियूं ऐं मुबारकबादूं हिक ॿिए खे ॾिनी वियूं ऐं हिकिड़ो पॉज़िटिव मैसेज पूरी जुडिशरी मां जेको आहे ॾिनो वियो आहे नए चीफ जस्टिस जी सिलेक्शन ते। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जेके पंहिंजे चेंबर वर्क में कुझु ॾींहंनि सां सुभाणे वरी समाप्त कंदा। इहा बि ख़बर असांखे अॼु मिली कि मंसूर अली शाह साहब सुभाणे उमिरे ते हलिया वेंदा ऐं पोइ मथे महीने जी 10 तारीख़ ते मोटी ईंदा। यानी जेके आख़िरी ॾींहं आहिनि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जा, मंसूर अली शाह साहब हिते कोन हूंदा। फुल कोर्ट रेफरेंस जेको थियणो आहे हुन में बि मंसूर अली शाह साहब न हूंदा। कंहिं बि फेयरवेल में काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जे मंसूर अली शाह साहब न हूंदा, छो जे करे उहो उमिरे ते हलिया विया आहिनि। बट ऑन दी अदर हैंड जेके बयानात पिया अचनि अॻु में PTI जी तरफ़ां और वुकला तंज़ीमनि जी तरफ़ां कि अगरि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस न ठहिया त असां एहतजाज कंदासीं, असां मुल्कगीर एहतजाज कंदासीं, अदालतनि जी कार्रवाई कोन थींदी, यूँ भी न थियो। खैर, डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फैसल चौधरी साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। फैसल साहब, कुछ इमेज ऐसे आया हुआ था क्योंकि अदलिया में हम जानते हैं जजों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो ख़त व किताबत के ज़रिए खुल के सामने आ गए थे, तो लोग ये समझ रहे थे कि आज पहला दिन था जस्टिस याया की नामजदगी के बाद, तो कुछ ना कुछ ऐसा रिमार्क्स आएंगे, कुछ ना कुछ तलखियाँ नज़र आएंगी, कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा शायद उन जजों की जानिब से जिनको इख्तलाफी नोट में कहा गया था कि इनको कानून का पता नहीं है, या फिर जो सीनियर तरीन थे और चीफ जस्टिस नहीं बने। लेकिन ये खबर ज़रूर आ गई है कि मंसूर अली शाह साहब उम्रे पे जा रहे हैं, आखिरी दिनों में काजी साहब के नहीं होंगे, कोई फेयरवेल शेयरवेल अटेंड नहीं करेंगे। और ये भी खबर आ गई है कि सब ने मुबारक बातें दी हैं जस्टिस याया को। उनकी 2 मुलाकातें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से हुई हैं, मंसूर अली शाह साहब से भी हुई हैं, दीगर जज हजरात से भी हुई हैं। तो माहौल खुशगवार रहा है पहले दिन पे जस्टिस याया के एक तरीके से, विच वॉज सरप्राइज टू मी। आपके लिए था सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इसमें तो कोई ऐसी बात ना कोई एक्सपेक्ट कर रहा था। जजेस जो है वो या फिर सब तो वैसे ही बड़े सॉफ्ट स्पोकन और वैसे इतने आप PTI कह रही थी हम एहतजाज करेंगे, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बने, वुकला तंजीमें कह रहे थे हम एहतजाज करेंगे, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बने, सब खामोश हो गए, मुबारकबादें दे रहे हैं। अजीब नहीं लगा सर? नहीं, PTI ने कब कहा कि हम एहतजाज करेंगे? सर मेरे ख्याल से ये तो अब काफी बरमला कहा गया था। गंडापुर साहब ने तो आज भी कहा है कि एहतजाज हम करेंगे, आईनी तरमीम के खिलाफ भी और सीनियरिटी को बदला गया उसके खिलाफ भी, अदलिया की आजादी खत्म की गई। वो एक सेटल्ड प्रिंसिपल है। एक तो पार्टी जो है वो तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जब कोई फैसला करेगी और उसके बाद कोई अनाउंसमेंट होगी, तो वो है जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल था वो वायलेट हुआ है। तो वकला जो है, ये अगर आपकी इशारा एक वकील रहनुमा की तरफ है जो कि सेनेटर भी है PTI के, तो वो वकला पॉलिटिक्स है, उसका PTI का उसके साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो याया आफरीदी साहब है उनकी जात के ऊपर किसी को कोई गिला नहीं है और वो बड़े रिस्पेक्टेड आदमी है अक्रॉस द बोर्ड। जो लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं किसी भी जमात से हो, याया आफरीदी साहब जो है नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है और उनकी जो हैसियत है उसको
एज ए जज भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग भी वो बहुत खुलास के साथ बड़ी एक गुफ्तगू भी बड़ी अच्छे तरीके से करते हैं और बड़ी एक रिस्पेक्टेबल तरीके से, जो कि ज़ाहिर फायज जिसका नहीं करता था। वो जो है वो काफी बदतमीज आदमी थे और वो बदतमीजी करते रहते हैं। लेकिन जो यही अफरीदी साहब है, उनकी जात के साथ जैसे मैंने अर्ज किया कि किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। ये अलग बात है कि जो वकला है वो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के साथ जो है वो रहना चाहते हैं, क्योंकि 97 के बाद जो सजाद अली शाह केस का आपको एपिसोड याद होगा कि उसके बाद जो है ये पहली दफा सुप्रीम कोर्ट में प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी जो है ना वो वायलेट हुआ। तो इसलिए जो है ये 18वीं तरमीम में भी ये सीनियरिटी का तो फिर आईनी आ गई, रिक्वायरमेंट आ गई कि जो भी सीनियर होगा तो वो जज बनेगा। तो वो उसकी बुनियाद के ऊपर ये एक ऑब्जेक्शन आ रहा है, लेकिन यही साहब की जात को लेके कोई ऑब्जेक्शन ना है और मेरा नहीं ख्याल कि वो आएगा भी, बिकॉज इज अ वेरी इम्पार्शियल जज। अब सर यकीनन 2 दिन बचे हैं, काजी फाइज ईसा साहब के आखिरी दिन हैं। सितंबर 2023 में वो चीफ जस्टिस बने थे, पहले चीफ जस्टिस थे जिन्होंने अपनी अहलिया को बराबर में खड़ा करके हलफ लिया और फिर उन्होंने यकीनन अपने फैसलों के जरिए, अपने इकदामात के जरिए लाइव ब्रॉडकास्ट किया, भुट्टो रेफरेंस उठाया। क्या लेगेसी आप देख रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब की? काजी फाइज ईसा साहब की लेगेसी देखिए, अगर तो अपनी बीवी को तो साथ में खड़ा कर लिया तो दूसरों की बीवियों के लिए उन्होंने यह क्या किया? क्या यही इज्जत, यही रिस्पेक्ट उन्होंने इमरान खान साहब की बीवी को दी? जाहिर नहीं दी। सर वो तो बीवी का बदला लिया ना, बीवी को तो रुलाया गया था ना सर, सरीना साहिबा को, सरीना ईसा साहिबा को तो रुलाया गया था, एसिड बियॉन्ड मीन का रेफरेंस बना दिया था और फिर रिवेंज इज स्वीट। सर नहीं, बात यह है कि रिवेंज अगर आपने एक जज ने रिवेंज लेना है या उसकी जजेस, तो ये उनका काम नहीं है। तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते उनकी लेगेसी अगर रिवेंज है, उनकी लेगेसी अगर वेंडेटा है, उनकी लेगेसी अगर क्रूडनेस है, उनकी लेगेसी अगर बैड बिहेवियर है, इनटॉलरेंस है, तो उनकी लेगेसी तो यही है। और मेरा ख्याल में यही अफरीदी साहब के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो सितंबर 2023 से लेके अभी तक एक जो मनहूसियत का साया रहा, उसमें से जो नुकसान हुआ अदलिया का, उसको कैसे रिकवर करना है। अदलिया के इदारे को अपने जाती मुफाद के लिए, इक़्तिदार के लिए बिल्कुल ही डिमीन कर दिया गया, उसको उड़ा के रख दिया गया। ये पहले मैंने आदमी देखा है जो कि अपने इदारे से ही सिंसियर नहीं, और इदारे के साथ जब अगर सिंसियर ना हो तो वो उससे आप क्या तोहफा रख सकते हैं। और खवातीन का एहतराम, अपनी खवातीन का एहतराम तो सारी दुनिया करती है, तो देखना तो ये होता है कि आप दुश्मन की खवातीन का भी एहतराम करते हैं कि नहीं करते। तो ये वो टेस्ट होता है। तो मेरा ख्याल में फाइज ईसा की तो कोई लेगेसी नहीं है, या अफरीदी साहब को एक लेगेसी बनानी पड़ेगी और उनके सामने बड़ा चैलेंज होगा कि वो अपने जजेस को कैसे यूनाइट करते हैं, अपने जो साथियों को इत्तेफाक के साथ कैसे आगे लेके चलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो एक जुडिशियल ओवररीच की वजह से और एक नुकसान हुआ है उसके इमेज को, या उसमें क्रिटिसिज्म इजाफा हुआ, उसको कैसे बैलेंस आउट करते हैं। ये जुडिशियल ओवररीच का जो रिएक्शन पार्लियामेंट की तरफ से आया है वो भी मुनासिब तो नहीं है। अब 26वीं तरमीम में जिस तरह से अदलिया के ऊपर हमला कर दिया गया है, उससे वो तवाज़ुन जो इक्विलिब्रियम एक जरूरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन के तीनों सफीरस को चलाने का, वो तो गड़बड़ हो गया। तो ये जो फिर रस्साकशी जो है वो खत्म तो नहीं होगी, वो तो जारी रहेगी। ठीक और सर। इसके अलावा इस तरमीम के बाद जो है ये पेंडेंसी के मामला भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये भी नहीं अभी मालूम है कि कौन से केसेस कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, कौन से नहीं होंगे, कौन ये डिसाइड करेगा, फिक्सेशन कैसे होगी, छोटा बेंच लार्जर बेंच के फैसले को रिवर्स कैसे करेगा, किस प्रोसेस के तहत करेगा। वो तो सर आज तो हर कोई ये कह रहा है कि आईनी बेंच में जो है तकरीबन 20 लाख मुकदमात शिफ्ट हो जाएंगे और जल्द इंसाफ होना शुरू हो जाएगा। डू यू थिंक कि इस वक्त जो सिनेरियो है, जिस तरह केसेस डिले हो रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, तो आईनी बेंच के फैसले की वजह से तो मजीद ताखीर हो रही है, पता नहीं कब बेंच बनेगा, कब सुनेगा, कैसे होगा,
इससे तो ताखीर ज्यादा हो रही है। आप भी ऐसी यही ओपिनियन रखते हैं सर? नहीं, वो तो देखिए ना, अब इतने सारे जो केसेस है वो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो हर जो है तकरीबन वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है ना, वो एमिनेट, जो तमाम जो लॉज हैं वो तो एमिनेट ही वहीं से होते हैं। तो अगर आप वहां से अगर सारे केसेस आईनी बेंच जो कि बना नहीं है वहां पे जाने जो शुरू हो गए हैं, तो फिर पेंडेंसी तो बढ़ेगी, पेंडेंसी खत्म तो नहीं होगी। इसीलिए ये कहा था ना कि ये एडवेंचर मत किया जाए। ये एडवेंचर करने से पहले भी सोचा नहीं गया, और एक अजीबोगरीब जो है खिचड़ी पका दी गई है। अब इस खिचड़ी का पहले से कोई होमवर्क किया नहीं गया है, इसमें बड़ी कबातें हैं, एक सिस्टम से रिलेटेड बड़ी बातें हैं। इसलिए इसके लगाएगा कौन, फिक्स कौन करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस कैसे काम करेंगे, ये तो एक ऐसी चीजें हैं ना जो बुनियादी चीजें हैं ताला साहब। ये तो हमारे जो रोज केस लगते हैं, हमारा एक सेटल्ड सिस्टम है जिसको ज़ाहिर इम्प्रूव करने की काफी गुंजाइश तो है, लेकिन इस तरह से मामला को कैसे चलाया जाएगा ये तो अब देखिएगा आने वाले 3 महीनों में ये केसेस की पेंडेंसी तो मेरे ख्याल में 2 लाख या 1.5 लाख के करीब तो पहुंच जाएगी, बिकॉज केस डिसाइड ही नहीं हो सकते। अभी इनके ऊपर जॉइंट रेजोल्यूशन आना है दोनों हाउसेस का, तो तब जाके सुप्रीम कोर्ट का वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। इससे जो प्रोविंशियल असेंबलीज है उनको भी रेजोल्यूशन लानी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। केपी वाले कह रहे हैं, और सर वो कह रहे हैं आईनी बेंच भी पार्लिमानी कमेटी बनाएगी। सर ये कैसे होगा? वो जुडिशियल कमीशन बनाएगा। वो जुडिशियल कमीशन की इन्होंने जो हैसियत चेंज कर दी है, उसमें अब गवर्नमेंट को आउटराइटली जो है मेजोरिटी हो गई है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई फंडामेंटल राइट मजरू होता है, आप फुटपाथ पे जा रहे हैं, आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है और फुटपाथ पे एनक्रोचमेंट है, तो अगर मैं उसकी रिट पिटीशन डालूंगा और मुझे यही नहीं पता कि वो जाएगी कहाँ पे, वो कैसे, तो फिर आपका फंडामेंटल राइट, और आपका फंडामेंटल राइट होगा स्टेट के अगेंस्ट। और अगर स्टेट ने बेंच बनाना है तो फिर आपको फेयर ट्रायल मिलने का क्या चांस है, या आपका जो एक ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल ट्रायल का क्या चांस है, वो तो फिर बैक इन द ब्लैक एज में चले गए ना, जंगल का कानून। तो इसीलिए जो है ये जब खासकर आइन के साथ आप अमेंडमेंट करते हैं या जुडिशरी से मुतल्लिक करते हैं, तो इसमें तो वॉज के लिए महीने चाहिए। आपने कॉमा फुल स्टॉप चेंज करना हो तो उसके लिए बड़ा हाउस चाहिए। तो ये तो इतनी उजलत में और जिस तरीके से निकट बदमाशी करके ये अमेंडमेंट कराई गई है, इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल ठीक। सर मंसूर अली शाह का कल उम्रे पे जाना, लोग यही कह रहे हैं कि शायद वो काजी फायद ईसा साहब को आखिरी दिनों पे या तो देखना नहीं चाह रहे थे, या उन्हें खुदाफिज कहना नहीं चाह रहे थे, उन्हें फेयरवेल नहीं देना चाह रहे थे। आप इसे कैसे देखते हैं सर? हो सकता है वहां पे भी कोई काजी फायद ईसा जैसा शख्सियत मौजूद हो जिसको कंकर मारने के लिए जा रहे हैं। ये बताइए, क्या बुशरा बीबी को आजादी मिलेगी सर? जी इतलात है कि कल वो रिलीज हो जाएंगे, और यकीनन केस नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर होगी मेरे ख्याल से, पीटीआई के लिए बहुत बड़ी रिलीफ भी होगी। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी खबर भी है, और रिलीफ इसलिए कि उनके वो तो कैसी खातून ने 8 महीने की बड़ी कठिन उन्होंने जेल काटी है, और बहुत ज्यादा उनके खिलाफ एक जो है वो केसेस बनाए गए, सारे झूठ पे मबनी थे, और घरेलू खातून को इस तरह से टारगेट नहीं किया गया पाकिस्तान की तारीख में जो गैर सियासी खातून थी। तो उनका जो एक कुर्बानी है बहुत बड़ी, तो उसको तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मैंने उनकी जो असीरी के दौरान जाहिर है मैं पेश होता रहा हूँ, मैंने उनको एक बड़ी हौसलामंद खातून पाया है, और खुदा ताला पे वो कामिल यकीन भी रखती हैं। तोशा 3 तो नहीं आएगा सर? तोशा 3 तो नहीं आएगा सर, नई एपिसोड? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी अभी कोई तोशा 3 या 4 या वो, मुझे तो लग रहा है कि ये जो तोशा 1, 2 है ये भी खत्म हो जाएंगी। और सर बानी पीटीआई को उम्मीद है जस्टिस याया अफरीदी से? पहले नाम लें आप, बानी पीटीआई ने कहा। इमरान खान को कोई उम्मीद है जस्टिस याया अफरीदी से कि उन्हें इंसाफ मिलेगा?
पाकिस्तान की जो हर शहरी को उम्मीद है, जैसे ज़िया अफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के या जिला अदालतों के हर जज, हर मजिस्ट्रेट से ये उम्मीद होती है कि आप इंसाफ करेंगे। तो जजेस से तो इसके इंसाफ ना मिलने के अलावा और कोई उम्मीद लगाई नहीं जा सकती। नहीं सर, वो काजी साहब भी तो है ना, उनसे तो आप लोगों ने उम्मीद नहीं लगाई थी, उनमें तो अदम एतमाद का इजहार कर करके आप लोग थक गए थे, लेकिन आप लोगों की जान नहीं छूटी। थैंक यू फैसल चौधरी साहब। काजी फायज इत्ता साहब ने अपना एतमाद खुद मजरू किया, अपनी हरकतों से। थैंक यू फैसल चौधरी साहब, आपने रात गए आवाज टीवी को स्ट्रेट फॉरवर्ड को वक्त दिया। बट यस, पीटीआई के हिन महिल उम्मीदूं आहिनि, जीअं फैसल चौधरी साहब चयो कि बुशरा बीबी सुभाणे रिहा थी वेंदी, आज़ाद थी वेंदियूं। हिननि खे पूरी तवक्को आहे कि तोशा 3 न ईंदो, तोशा 4 न ईंदो, इमरान ख़ान खे बि रिलीफ मिलंदो जस्टिस याया आफरीदी जे चीफ जस्टिस ठहण खां पोइ। लेट्स सी, टाइम विल टेल। फिलहाल वक्त थियो आहे ब्रेक जो। स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। व्यूअर्स, गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में जुल्फिकार अली बदर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जुल्फिकार साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर टाइम। जुल्फिकार साहब, आज यकीनन बड़ा दिन है, बेगम नुसरत भुट्टो की बरसी है। मैं चाहूंगा कि उनकी याद आज देखने वालों के लिए सबसे पहले आप ताज़ा करें। ये कैसी उनकी शख्सियत थी, क्या उनका जोश था, किस तरह उन्होंने डिक्टेटर्स का मुकाबला किया। जुल्फिकार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तलहा जतोई साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, आपके सामने जो मैं बैठा हूँ, आई एम अ वेरी लकी मैन कि मुझे ये शर्फ हासिल है कि बेगम नुसरत भुट्टो साहबा हमारे घर आई। क्योंकि मैं 1978 में जब पैदा हुआ तो भुट्टो साहब और मेरे वालिद साहब कोटलखपत जेल में थे, और जब मेरी पैदाइश की खबर गई तो उस टाइम पे भुट्टो साहब अपने वकीलों को मिल रहे थे और मेरे वालिद को उनके घर वाले मिठाई लेके गए। तो भुट्टो साहब ने पूछा कि ये मिठाई किस लिए, आपकी रिहाई आ गई है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है। तो भुट्टो साहब ने कहा अपने बेटे की पिक्चर मंगवाई, और फिर उन्होंने पिक्चर मंगवाई, उसके पीछे लिखा, और फिर बेगम नुसरत भुट्टो साहबा वहां पे बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि आपने जहांगीर बदर के घर जाना है और उस बच्चे का नाम जाके मेरे नाम पे रखना है, जुल्फिकार अली बदर। क्या बात तो है। बेगम नुसरत भुट्टो साहबा हमारे अंदरून शहर दिल्ली गेट के अंदर घर पे आई। पूरा अंदरून शहर ने उनको वेलकम किया, और फिर उस टाइम पे मार्शल आ गया हुआ था, और उस टाइम पे पूरा शहर उमड़ के बाहर आया हुआ था। सारे अंदरून शहर की खवातीन ने, फैमिलियों ने उनको वेलकम किया, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बेगम नुसरत भुट्टो एक ऐसे शख्स के घर आ रही हैं जो कि एक डिक्टेटर का, एक आमर का मुकाबला कर रहा है और जेल में है, और उस शख्स के घर में एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का नाम भुट्टो साहब के कहने पे रखने बेगम नुसरत भुट्टो साहब आती हैं। तो बहुत बड़े एजाज की बात थी, और अल्लाह ताला ने मुझे भी ये एजाज बख्शा हुआ है दुनिया में कि बेगम साहबा सिर्फ मेरा नाम रखे भुट्टो साहब के कहने पे आई थी और हमारे घर पे आई थी। और उसके बाद फिर साल हा साल जो है मेरे वालिद ने उनके साथ जद्दोजहद की, बेगम साहबा के साथ ट्रेवल किया, मार्शल का मुकाबला किया। और मुझे याद है कि 92 में जब लॉन्ग मार्च हुई थी तो लाहौर में बेगम साहबा बीबी शहीद सिंध से कर रही थी, और बेगम साहबा ने जो 92 की लॉन्ग मार्च में थी लाहौर में, खालिद अहमद खान खरल साहब के घर से वो लॉन्ग मार्च की गाड़ी पे बैठ के निकले, और वो मेरे वालिद ड्राइव कर रहे थे, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा साथ थी, और वो गुजरावाला तक गए। और वहां पे फिर जाते हुए गुजरावाला में रास्ते में उनको अरेस्ट कर लिया गया और खानपुर रेस्ट हाउस के अंदर रखा है, सुलेमान की रेस्ट हाउस में। तो हम उनको मिलने गए, वहां पे मुलाकातें हुई। तो ये वो मुलाकातें हैं जो कि मुझे जाती तौर पे याद है, 92 और 92 के बाद की मुलाकात। और उससे पहले तो मुझे कोई इतना याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो मार्शल के दौर की, ज़ियाउल हक के दौर की स्ट्रगल का टाइम था, उस पे जिस तरीके से एक आयरन लेडी के तौर पे बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा और बेनजीर भुट्टो साहिबा एक आमर के सामने खड़ी हो गई और
मुकाबला किया, ये आम खातून का काम नहीं है। जुल्फ़िकार साहब, आज तो सिर्फ नुसरत भुट्टो साहब बिल्कुल थी जो के कर आज सकती तो थी। फिर हम कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, कम्युनिकेशन का दौर है। अब बिलावल साहब की वो आईनी तरमीम वाले दिन जो तकरीर थी, उन्होंने ही बताया कि चीफ जस्टिस की जो जजों को लगाने की ताकत होती थी वो 1996 में पाकिस्तान में वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के दौर में उनसे ले ली गई कि एक खातून जो है वो इस मुल्क में जज ना लगाए। और हम ये भी जानते हैं कि दुनिया की पहली खातून बेनजीर भुट्टो, और उस पुराने दौर में औरतों के ऊपर बड़े प्रेशर डाले जाते थे कि औरत वजीर आजम नहीं बन सकती, यह हराम है, औरत को सियासत में नहीं होना चाहिए, औरत को घर में पर्दे में रहना चाहिए। और उस दौर में इतने सख्त दौर के अंदर मुकाबला करना आमिरों का बहुत बड़ी बात थी सर उस वक्त। बहुत बड़ी बात थी। मैं समझता हूँ ये क्रेडिट हमें जो मादरे मिल्लत, ये हमारी मादरे जमहूरियत मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा को भी, और बेनजीर शहीद जमहूरियत बेनजीर भुट्टो साहबा को ये क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने मुआशरे के अंदर फातिमा जिन्ना साहबा के बाद किसी ने इतनी स्ट्रगल की है और किसी ने इतनी आमर के खिलाफ जो है जद्दोजहद की है, वो इन खवातीन को जाता है, इन आयरन लेडीज को जाता है, जिन्होंने आज मुआशरे के अंदर एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की है कि आज जो खवातीन आके विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं या अपने राइट्स की बात करती हैं या विमेन राइट्स की बात करती हैं, वो स्टार्ट ही वहां से हुए जहां पे उन्होंने एजुकेट करना स्टार्ट किया, औरतों को इज्जत देनी शुरू की, औरतों के हकूक के लिए आवाज उठाना शुरू की, औरतों को एम्पावर करने के लिए शुरू की। तो ये सारा मामला जो है बेगम नुसरत भुट्टो साहबा और बीबी शहीद ने शुरू किया था, और वो आज तक बढ़ता जा रहा है। और हमारी पार्टी में भी इसलिए खवातीन की इज्जत इसलिए की जाती है क्योंकि बीबी शहीद जो है वो विमेन एम्पावरमेंट और औरतों की इज्जत का बड़ा ख्याल करती थी, और वो कहती थी कि औरतों के राइट्स के लिए आवाज करनी है। और इसलिए हम भी सारे जो है वो हमारी माँ थी बेनजीर भुट्टो साहबा और बेगम नुसरत भुट्टो साहबा, तो हमारा तो बड़ा इस चीज के ऊपर इस्तकाक है कि औरतों के लिए आवाज उठाएं और औरतों के हकूक के लिए। बट इस सारे मामले के अंदर ये जो लोग आवाज उठाते रहे कि खातून वजीर आजम नहीं बन सकती, आप देखें दुनिया में पाकिस्तान का नाम किसने रोशन किया? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा दुनिया की मकबूल तरीन सियासतदान थी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया था, द मोस्ट फेमस पॉलिटिशियन। पहली खातून वजीर आजम और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम के तौर पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनके और दुनिया की सबसे कम उम्र तरीन वजीर आजम बनके 35 साल की उम्र में ओथ उठा के वजीर आजम बनके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो एक ऐसी खातून जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करे, और दुनिया में हिलरी क्लिंटन हो गई या न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हो गई, जो जब बैठती है जिक्र करती है वो कहती है हमारी जो आइडियल थी वो बेनजीर भुट्टो साहिबा थी। तो इसमें तो पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। हमें तो फख्र होना चाहिए, लोगों को फख्र होना चाहिए, इस कौम को फख्र होना चाहिए कि हमारे इस मुल्क के अंदर बेगम बेनजीर भुट्टो साहिबा जैसी और बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा जैसी खवातीन इस मुआशरे के अंदर आई हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और यकीनन इनको पूरी कौम सलाम पेश करती है। जुल्फिकार साहब, टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, हम जानते हैं मुल्क में आईनी तरमीम का दौर आ चुका है, नए चीफ जस्टिस नामजद हो चुके हैं, नोटिफिकेशन 3 साल का निकल चुका है। पर जुल्फिकार साहब एक बड़ी अजीब सी बात थी, पहले हम देख रहे थे कि पीटीआई हो, वकला तंजीमें हो, बड़ी धमकियां लगा रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब के अलावा किसी का नाम आया तो हम एहतजाज करेंगे। जस्टिस याया आफरीदी का नाम आया, सबने खैर मकदम किया, उन्होंने जाके मंसूर अली शाह साहब से भी आज मुलाकात की, दीगर जजों से भी की, काजी फाइजा से भी की, सबने उनको मुबारकबाद दी। और वो जो एक दिन पहले कह रहे थे ना कि एहतजाज करेंगे एहतजाज करेंगे, अब उनकी तरफ से कोई आवाज़ें ही नहीं आ रही हैं, कुछ खामोश से बैठे हुए हैं। आपकी नज़र में क्या वजूहात हो सकती हैं कि मंसूर अली शाह साहब कल ही उम्रे पे जा रहे हैं, काजी फाइजा के आखिरी दिन भी नहीं देखना चाहते हैं, जो इस वक्त अदलिया की ओवरऑल सिचुएशन है? योर व्यूज ऑन इट जुल्फिकार साहब। देखिए, मैं एज ए लॉयर आपको एक बात बताऊं, देखें जब वकील की वकालत चल रही हो, उसका इकोनॉमिक साइकिल बेहतर हो रहा हो, वकील कभी सड़क पे नहीं आता। जब उसकी रोजी रोटी बंद हो रही हो तो फिर वो सड़क पे आता है। जैसे इफ्तिखार चौधरी के टाइम पे हुआ था कि उस टाइम पे
सारे जजेस को फारिग कर दिया गया और चीफ जस्टिस के साथ पूरी एक खेप फारिग की गई, पीसीओ जजेस बनाए गए। अभी देखिए ये जो तरमीम हुई है, तरमीम के बाद जो कुछ भी हुआ आईनी और कानूनी तरीके से हुआ और एक प्रोसीजर तय किया गया और ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया। और मैं समझता हूं कि तमाम जजेस ने एक अच्छा जेस्चर दिया है और चीफ जस्टिस ने भी जाके सबसे मुलाकात करके एक अच्छा जेस्चर और एक अच्छी ट्रेडिशन सेट की है, जिसकी वजह से तो जिन्होंने बाहर आके तहरीक चलानी थी, भाई चलानी किस वजह से थी? कोई इलीगैलिटी, कोई इरेगुलरिटी, कोई अनलॉफुल, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हुआ है तो उसके खिलाफ आप आएंगे ना। अब हम तो किसी पर्सन स्पेसिफिक पे थे नहीं। मेरे लिए तो जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं या जस्टिस जियाया अफरीदी साहब हैं, मेरे लिए एक बराबर है। वो हमारे हक में फैसला देते या हमारे खिलाफ देते, हमने उनकी इज्जत करनी है। हमें उनकी जात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनकी जजमेंट या उनके फैसले से प्रॉब्लम हो सकती है। आए दिन हम कोर्ट्स में जाते हैं, जजेस के सामने पेश होते हैं, तो जजेस हमारे हक में भी फैसला करते हैं, हमारे खिलाफ भी करते हैं। जो खिलाफ करते हैं इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अगली दफा हम उनके पास पेश नहीं होंगे, अगली दफा फिर पेश होते हैं। वो किसी केस में हमारे हक में करते हैं, किसी में खिलाफ करते हैं। उन्होंने तो आइन और कानून की रोशनी में फैसला करना होता है। और उन्होंने एक चीज वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि दीज आर द कोर्ट्स ऑफ लॉ, नॉट द कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ और कोर्ट ऑफ जस्टिस में जुल्फिकार साहब, अगर जज आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं, आप जानते हैं पिछले दिनों में कि आज तक हमने कभी ये नहीं सुना था कि एक जज दूसरे जज के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। वैसे अंदर होती होंगी बातें, बाहर नहीं आती थी, लेकिन अब सब बाहर आ गया। जस्टिस याया आफरीदी क्या जजों के दरमियान इख्तलाफात खत्म कर पाएंगे? क्या अवाम और अदलिया के दरमियान जो फासले पैदा हो गए हैं कि लोग दुआएं देते हैं कभी अदालत से पाला ना पड़े, क्या वो फासले खत्म हो पाएंगे? क्या वो एतमाद बिल्ड होगा? क्या अदलिया का इमेज बेहतर होगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं जुल्फिकार साहब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ये एक चैलेंजिंग मूवमेंट है और ये चैलेंजिंग मूवमेंट सिर्फ अदलिया के ऊपर नहीं है, पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है कि वो ऑल द इंस्टीट्यूशंस हैव टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर। चाहे वो पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका आपस में रोजमर्रा एक दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप रहता है। तो फर्स्ट थिंग इज के एवरी इंस्टीट्यूशन हैव टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर। और दूसरी चीज ये है इंपॉर्टेंट कि दे हैव टू ब्रिंग हार्मनी एंड प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस और विद इन द इंस्टीट्यूशन ये चीजों को सेट करना है। नए चीफ जस्टिस के लिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के लिए ये दो तीन चीजें बड़ी चैलेंजिंग है। एक तो ये कि पहली चीज जो अवाम की तवक्कुआत है कि आईनी बेंच बनने के बाद जो 4-4, 5-5 साल का अपील्स के अंदर, सिविल और क्रिमिनल अपील्स के अंदर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वेटिंग टाइम पीरियड है, वो दीगर बेंचेस बना के उसके ऊपर स्पीडी जो है वो डायरी लगनी शुरू हो और रोस्टर लगना शुरू हो और उसके ऊपर केसेस की तादाद बढ़ती जाए और परफॉर्मेंस एवेल्युएशन जो कि जिसका नया क्राइटेरिया है उसके ऊपर चेक करें कि रोज के रोज कितने केस डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, कितने केसेस को सुना जा रहा है, कौन कितने केस टाइम बार्ड है। टाइम बार्ड केसेस को जजेस के पास ना भेजें, उनको साइड पे रखें और जो एक्चुअल प्रैक्टिकल अपील्स हैं फौजदारी की या सिविल की, उनको जो है दीवानी मुकदमों की, उनको सुनवाई उनकी होनी चाहिए ताकि लोगों का जो 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल का टाइम पीरियड है, सो ये एक चैलेंजिंग टास्क है नए चीफ जस्टिस के लिए कि वो इसको किस अच्छे तरीके से कर सकेंगे। क्योंकि इसके करने से एक तो लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों के पास ये एक मैसेज जाना शुरू होगा कि उनको रिलीफ मिल रहा है और जल्दी मिल रहा है। और दूसरी चीज ये इसमें अवाम के साथ जुडिशरी का जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा ये कि आज का जो जेस्चर है चीफ जस्टिस का तमाम जजेस के पास जाना मिलना, मैं समझता हूं अगर उनको सबने वेलकम किया है और सबके साथ उनकी एक अच्छी हार्मनी और प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप है तो वो आने वाले टाइम में जो है हार्मनी पैदा करेंगे और इख्तलाफात को विद इन द इंस्टीट्यूशन रख के एक बंद कमरे में बातचीत के जरिए हल करके, ना कि उसको मीडिया की जीनत बनने दें और बाहर लेके आए।
तो विद इन द इंस्टीट्यूशन जिसको हैंडल कर लेंगे तो मैं समझता हूँ ये उनकी बहुत बड़ी बहादुरी होगी और इससे इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रांग हो जाएगा और एक इमेज भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये उनके लिए चैलेंजिंग टास्क है और आई एम श्योर जी कि द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, ही विल बी एबल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ जुल्फिकार थिंग्स। साहब, और इसके अंदर आईनी बेंचों में और कितना वक्त लगेगा सर, क्योंकि बहुत सारे केसेस अब डिले हो रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पे बहुत प्रॉम्प्टली काम होगा, आपका इस पे क्या इंफॉर्मेशन है, हाउ मच टाइम विल इट टेक सर? देखिए, द मिनट न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान विल टेक ओथ, तो मैं समझता हूँ उसके बाद नई कमेटी बना दी जाएगी, जिस कमेटी के अंदर सुप्रीम ये जो कमेटी है इसके अंदर राइट, आई थिंक राइट सर, अपोजिशन का सेनेटर, एक मेंबर पार्लियामेंट, एक हुकूमत का एक अपोजिशन का मेंबर पार्लियामेंट एमएनए, एक लॉ मिनिस्टर, इसके अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, बार काउंसिल के नुमाइंदे, तो ये तमाम लोग जो आ जाएंगे। फिर उसके बाद फिर इसके ऊपर बेंचेस के ऊपर बात होगी, जजेस की दीगर के किसको क्या कहां पे फिट इन करना है, तो ये सारी चीजें उस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर तय की जाएंगी और आपस में बातचीत के जरिए की जाएंगी और इसका बेहतर इम्पैक्ट आएगा। मैं समझता हूं कि इसमें चूंकि बार काउंसिल्स के नुमाइंदों की भी, हुकूमत की भी, ऑपोजिशन की भी और जजेस की भी, तमाम लोगों की, स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी होगी, इसको बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सकेगा और मैं समझता हूं कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली बदर साहब आपके कीमती वक्त के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। व्यूअर्स तव्हां ओपिनियन ॿुधियो जुल्फिकार साहब जो, हुन जी नज़र में सिचुएशन बेहतर थींदी, पेंडिंग केसेस ख़त्म थींदा, 26 तारीख़ जीअं ई जस्टिस याया आफ़रीदी पंहिंजो हल्फ़ खणंदा, हुन खां पोइ आइनी बेंच भी जल्दी ठही वेंदा ऐं पोइ आम माण्हुनि खे बि जल्दी इंसाफ़ मिलंदो। आमीन। मंसूर अली शाह साहब सुभाणे उमिरि ते हलिया वेंदा ताकि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जा जेके आख़िरी ॾींहं आहिनि हुननि खे अटेंड न करणा पवनि, हुननि वटि हिकिड़ो सुठो एक्सक्यूज़ हुजे, पंहिंजी फैमिली सां गॾु वञनि पिया, 10 तारीख़ मथे महीने जी वापसि ईंदा। निज़ाम अदल में बेहतरी हर पाकिस्तानी जी ख़्वाहिश आहे ऐं हक़ीक़त इहा आहे कि पाकिस्तान जी सभिनीनि खां वॾी ज़रूरत बि आहे, पर हक़ीक़तनि सियासतदान यकीनन तरामीम आणनि पिया, आइन खे अपडेट कनि पिया, पर उहो अपडेट करण जो जेको फ़ाइदो आहे, जेके समरात आहिनि उहे त आवाम ताईं पहुचनि न, उहे त अदलिया में इंसाफ़ जे हुसूल में आसानी पैदा कनि कि हर माण्हू चई सघे कि हा असांजे मुल्क जे हुकुमराननि जेका तरमीम आंदी आहे, जेको कयो आहे आइन सां गॾु, हुन खां पोइ आइन बहितर थी वियो आहे, निज़ाम अदल बहितर थी वियो आहे, असांखे इंसाफ़ मिले थो, असांखे 20 साल धक्का नथा खाइणा पवनि। इहा उमेद हाणे लॻी पई आहे नए चीफ जस्टिस सां। ॾिसूं था, टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।